मेरे पति दूसरे शहर में काम करते थे और मैं गांव में सास ससुर के पास रहती थी। शुरू शुरू में तो मेरे पति घर पर पैसा भेजा करते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए। घर की हालत बहुत ही खराब हो गई। अब मेरे पति मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे, और जब भी मैं उसे गांव आने के लिए कहती तो वो तरह तरह के बहाना बना दिया करते थे। एक दिन मैं अचानक से अपने बच्चों के साथ पति के पास पहुंच गई, और फिर वहां पहुंचने पर मैंने जैसे ही अपने पति के घर में कदम रखा, मेरे सामने ऐसी हकीकत आई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि मैंने देखा मेरे पति के बेड पर एक नाबालिग लड़की लेटी हुई थी, और मेरे पति उसके जिस्म को। मेरा नाम तारा है। चाची के भाई से मेरी शादी हुई थी। तब उस टाइम मेरे घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरे 5 भाई थे और हम 2 बहनें थे, और केवल मेरे पापा का देहांत हो चुका था। मेरे 3 चाचा और 3 चाचियां भी थी। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। उस टाइम मेरे भाई की भी शादी हो गई थी, और तीनों भाभीियों की भी मेरे घर पर आ चुकी थी। कमाने वाले कुल 5 आदमी और खाने वाले पूरी फैमिली थी, और मेरे भाइयों के भी बच्चे हो गए थे। उस टाइम हमारे घर में बहुत ही परेशानियां चल रही थी, और मेरी शादी का बोझ भी उन चाचा और भाइयों पर था। मेरी छोटी वाली चाची ने मेरी शादी अपने दूर के भाई से तय करवा दी, जो कि मेरी चाची थी। अब वह मेरी ननद बन चुकी थी। मेरी चाची के भाई की फैमिली भी बहुत ही बड़ी थी। उनकी फैमिली में 9 बहनें और 2 भाई थे, और उनके पापा भी थे। मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरे सास ससुर बहुत ही नेक इंसान थे। उनके घर में खाने पीने की और पहनने की कोई कमी नहीं थी। मेरे ससुर किसान आदमी थे। अपनी जमीन का काम वो खुद ही देखा करते थे। हमारे घर का खर्चा काफी अच्छे से चल रहा था। मेरे पति भी बहुत ही मेहनती आदमी थे। अगर मिट्टी को भी छू लेते तो सोना हो जाता था, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा और अलग था। उस वक्त मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। फिर मेरे ससुर ने मेरे पति से कहा, बेटा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी फैमिली बड़ी हो रही है, और अब तुम्हें और भी अधिक पैसे कमाने पड़ेंगे, ताकि तुम अपने बच्चों का भविष्य और बेहतर कर सको। तुम एक काम करो, अब तुम बाहर जाओ और कुछ और पैसे कमाओ। बहू और बच्चों को यहीं रहने दो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के बीच में बहू और बच्चे रहेंगे तो तुम आराम से बाहर शहर में काम कर सकोगे, और अपने और बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना सकोगे। मेरे पति ने ससुर की बात मान ली, और फिर उस टाइम मेरे पति सूरत चले गए, और वहां पर कपड़ों का बिजनेस करने लगे। लेकिन कपड़ों में उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, तो वो अंगूर की फैक्ट्री में लग गए, जहां पर छोटा मोटा देसी दारू बनाया जाता था। पहले तो उन्होंने उसमें काम किया, फिर उन्होंने अपना काम खुद से शुरू कर दिया। फिर वो काफी पैसे भी कमाने लगे, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत था। क्योंकि वो दारू की फैक्ट्री में दारू बना रहे थे और खुद भी पीने लगे थे। वो काफी पैसे घर भी भिजवाया करते थे, जिससे हमारे घर काफी अच्छा खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन ना जाने मेरे ससुर को कैसे मालूम चल गया, घर में पैसे दारू के बिजनेस से आ रहा है। कुछ दिनों बाद ही मेरे पति बीमार पड़ गए, और फिर जब वो घर आए तब भी नशे की हालत में ही आए थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई थी। मेरे पति तो बीड़ी भी नहीं पीते थे, और वे नशे की हालत में इस तरह से बीमार पड़े हैं। यह सब देखकर मेरे ससुर घबरा गए कि मेरे बेटे ने यह क्या हाल बना लिया है। अब घर में मेरे पति के साथ मेरे ससुर की लड़ाइयां होने लगी, और फिर एक दिन मेरे ससुर ने कह दिया कि दारू की फैक्ट्री में काम करने से अच्छा है कि घर में ही बैठो, कम से कम सेहत तो नहीं बिगड़ेगी, और ऐसा पैसा किस काम का जिससे कि हम सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, और घर में हर वक्त लड़ाइयाँ और झगड़ा होना स्टार्ट हो गया है। लगता है इस घर की शांति कहीं खो चुकी है। मेरे पति को भी बात समझ में आई, और फिर वो दोबारा से दारू फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं गए, और घर पर ही बैठे रहे। ऐसे में काफी दिन गुजर चुके थे। अब ना ही उनके पास पैसा था और ना ही कोई काम था। लेकिन एक बात यह अच्छी थी कि घर में रहने के कारण उनके नशा करने की आदत छूट गई थी, और वह पूरी तरह से तंदुरुस्त भी हो चुके थे। लेकिन घर में बैठे रहने के कारण अब उनका मन नहीं लग रहा था। वो गांव में भी कोई काम नहीं कर सकते थे,
क्योंकि हमारा गांव बहुत ही छोटा गांव था। यहाँ पर अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन घर में बैठा देखकर मेरे ससुर ने उन्हें फिर से काम करने के लिए दोबारा मुंबई भेज दिया, जहाँ पर कि मेरा एक भाई रहता था। और मेरा भाई मुंबई में लोहे बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। उसी लोहे बनाने की फैक्ट्री में मेरे भाई ने मेरे पति की भी नौकरी लगवा दी। अब तो वह वहां पर मन लगाकर काम करने लगे। अच्छे से काम करने के कारण उस फैक्ट्री का मालिक मेरे पति से बहुत ही खुश हो गए थे। मेरे पति अब अच्छा पैसा भी कमाने लगे थे और फिर वो अच्छा खासा पैसा घर भी भेजने लगे थे। अब हम लोग खुश थे। फैक्ट्री में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया और फैक्ट्री का मालिक इन पर अपनी जान निछावर करने लगे थे। फिर अचानक से उस फैक्ट्री में जो पुराने कारीगर थे, वह लोग मेरे पति से चिढ़ने लगे। और फिर एक कारीगर ने एक दिन मेरे पति को बहाने से एक सुनसान जगह पर बुलाया और वहां पर उनके साथ बहुत ही मार कुटाई की। लेकिन मेरे पति ने हिम्मत से काम लिया और अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडे टाइप आदमियों से भिड़ गए। और फिर इसी मार कुटाई में एक आदमी की जान चली गई। मेरे पति वहां से कैसे भी करके जान बचाकर भाग निकले और फिर फैक्ट्री में आकर मेरे भाई को सारा माजरा सुनाया। उनकी बात सुनकर मेरा भाई काफी डर गया था। अब तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर भाई पति से बोला, तुम ऐसा करो, अभी के अभी गांव चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। फिर रात को वहां पर पुलिस भी आ गई, लेकिन मेरे भाई ने इन्हें छुपा दिया और रातों रात गांव भेज दिया। फिर वहां फैक्ट्री मालिक और मेरे भाई ने सब कुछ संभाल लिया था और एक बार फिर से ये बेरोजगार हो गए और घर पर आकर बैठ गए। बेरोजगार हो जाने के कारण और हाथ में पैसे ना रहने के कारण अब वो काफी चिड़चिड़े हो गए थे। बात बात पर मुझ पर हाथ भी उठाने लगे थे। इन सब से मेरे ससुर भी काफी परेशान हो गए और गुस्से में आकर इनसे बोले, तू घर छोड़कर चला जा, क्योंकि तू जहां भी जाता है कुछ न कुछ बवाल ही होता है। अब फिर पैसों की तंगी से हम सब बहुत ही परेशान होने लगे थे। इस बार खेत में कुछ अनाज भी नहीं हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरे नंदोई घर पर आए और मेरे पति से कहें, चलो मेरे साथ राजस्थान, मैं तुम्हें वहीं काम पर लगवा दूंगा। नंदोई की बात सुनकर मेरे पति उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। फिर ससुर ने मेरे जेवर बेचकर किराए के पैसे दिए। मेरी नंदोई मेरे पति को लेकर राजस्थान चले आए। मेरी नंदोई की सिलाई की फैक्ट्री थी, वह काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब अचानक से उसमें घाटा होने लगा था और मेरे नंदोई के ऊपर भी काफी कर्ज हो गया था। उन्होंने होटल वालों का काफी उधार खाया था और कारीगरों को भी खिलाया था। तो नंदोई ने मेरे पति को इस होटल वालों के पास ही गिरवी रख दिया और होटल वालों को कहा, यह बहुत ही मेहनती लड़का है, आपके सारे काम करेगा। जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते आप इससे काम करवा सकते हो। लेकिन इस बात का पता मेरे पति को नहीं था कि मेरे जीजा ने मुझे होटल पर गिरवी रखा है। जब 2 महीने बीत गए तो वो होटल वालों से कहने लगे, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे मुझे गांव अपने बच्चे बेबी के पास भेजना है। तब उस होटल वाले ने कहा, नहीं, आपको गिरवी रखा गया है, आपके भाई से 15,000 लेने थे जो आपको लेकर यहाँ आया था, उनसे हम लोगों को पैसे लेना था, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिया और बदले में आपको हमारे यहाँ गिरवी रखकर चला गया और अब आप उसी के बदले में यहाँ पर काम करोगे। यह बात सुनकर तो मेरे पति के तो होश उड़ चुके थे। लेकिन इस सब में मेरे बेचारे होटल वालों की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो एक लड़का चाहिए था काम करने के लिए। मेरे नंदोई ने होटल वाले को नहीं बताया था कि यह मेरा शाला है। फिर मेरे पति मजबूर थे, क्या करते, मजबूरन उन्हें होटल में 2 साल तक काम करना पड़ा था। वो दिन भर होटल वालों का काम क्या करते थे और रात को टरकों पर ईंट ढोने का भी काम करते थे। ईंट ढोने वाले काम से उन्होंने काफी पैसे जोड़ लिए थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। थोड़े बहुत पैसे वो घर वालों को भेजा करते थे, लेकिन उस पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। हम लोग बहुत ही परेशान थे। उस बीच मेरे नंदोई भी हम लोगों से मिलने कभी घर नहीं आए और ना ही मेरे पति की उन्होंने कोई हालचाल बताया। मेरे ससुर और मैं घर पर बहुत ही परेशान हो गए थे। कोई हालचाल इनका ठीक से नहीं मिल पा रहा था, बस ये कुछ पैसे भेज दिया करते थे। फिर 2 साल बाद
जब मेरे पति गांव लौटे तो सारा किस्सा सुनाया। हम लोग बिल्कुल तंग रह गए थे। फिर मेरे ससुर ने मेरे नंदोई को बहुत ही बद्दुआ दी और उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरे पति कुछ दिन रुककर अब वापस मुंबई आ गए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने काफी मेहनत किया और ढेर सारे पैसे जमा करके उन्होंने खुद के बलबूते पर एक फैक्ट्री खड़ी कर ली। वह एक फूल की फैक्ट्री थी जो कि अब अच्छे चलने लगी थी। फिर गांव में उन्होंने मेरे ससुर को खबर भेजी, मेरी बीवी बच्चों को भेज दो। उस वक्त मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, जिसमें 3 लड़कियां थी और एक लड़का था। मेरा लड़का अभी अभी हुआ था। वह काफी बीमार रहता था। इस वजह से मेरे ससुर ने मना कर दिया। मैं अपना पोता पोती और अपनी बहू को अभी मुंबई नहीं भेजूंगा। फिर मेरे पति घर पर ही पैसा भेजा करते थे और हम लोगों का खर्चा अच्छे से चल रहा था। और मेरे पति ने भी जो फैक्ट्री खोली थी वह भी काफी अच्छा चलने लगा था और अब पैसों की कोई भी तंगी नहीं थी। अब मेरे पति का पहनावा और खाना पीना रहन सहन काफी बदल चुका था। उनके फैक्ट्री में काफी औरतें और लड़कियां और बच्चे काम करने के लिए आते थे और अपना काम के मुताबिक पैसे भी ले जाते थे। काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा था। अब उनमें से एक लड़की जो कि मेरे पति को पसंद आ गई थी, वह लड़की मेरे पति के करीब आने लग गई थी और उस लड़की के माँ बाप भी मेरे पति को काफी चाहने लग गए थे। अब तो मानो जैसे कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी, जैसे आसमान से आकर मैं नीचे धरती में समा गई थी। अब मेरे पति ने हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया था और वो अब उस लड़की के प्रेम में डूब चुके थे। सभी लोगों ने उस लड़की से कहा, यह आदमी 4 बच्चों का बाप है, तो तू अपनी जिंदगी क्यों इसके साथ खराब कर रही है। तो लड़की कहती कि नहीं, यह सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं और मैं उनके लिए बनी हूँ। और अब मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को भूल चुके थे। कहते थे कि मेरा कोई बीबी बच्चा नहीं है और ना ही मेरे माँ बाप है। अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी और अब मैंने ससुर की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी और दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास मुंबई चली आई। यहाँ पर आकर जब मैंने अपनी आंखों से अपने पति को उस लड़की के साथ मजे मारते हुए देखा, तो मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी, मानो जैसे मैं जिंदा लाश बन चुकी थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ लेकर आई थी, एक लड़का और एक लड़की को ससुर के पास छोड़कर आई थी। अब मेरी सास ससुर भी काफी बूढ़े हो गए थे, पर हमारे साथ एक ननद रहती थी जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। तो वही तीनों मेरे लड़के लड़कियों का देखभाल कर रहे थे और अब मैं अपने पति के पास आ गई थी। जब पति ने मुझे अचानक से देखा तो मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। वो बोले, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर और मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, ना ही इस बच्चे को जानता हूँ। मैंने अपने पति से कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी बीबी हूँ और यह बच्चा भी तुम्हारा ही है। तुम इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो भगवान देख रहे हैं, बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात तो नहीं सुनी, उल्टा मुझ पर हाथ उठा दिया और मुझे बहुत ही मारा। उन्होंने मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। तो मैं और मेरे बच्चे उस रात घर के बाहर ही रोड पर सोए। पति ने दरवाजा तक नहीं खोला। मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई ठिकाना था। मैं अब क्या करती और अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाती। लेकिन मैंने मन ही मन यह भी फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने पति के पास ही रहूंगी। और फिर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी दरवाजे के बाहर भूखे प्यासे रात काटी। फिर सुबह हो गई। मकान मालकिन को पता चला इसके बीबी बच्चे आए हैं और इन्होंने अंदर नहीं आने दिया और वह रोड पर ही सोए हैं और भूखे प्यासे हैं। तब मकान मालकिन जैसे मसीहा बनकर हमारी मदद के लिए आई और हमें खाना खिलाया और हमारे सारे किस्से सुने और वादा किया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं बताती हूँ इसको, यह कैसे तुझे छोड़ सकता है। फिर वह आंटी मुझे मेरे पति के पास लेकर गई और बोली, क्या यह तेरे बेबी बच्चे नहीं है। तो मेरे पति ने बड़ी ही आराम से आंटी से कह दिया, यह मेरे बीबी बच्चे नहीं है, यह लोग कौन है मैं नहीं जानता हूँ। फिर आंटी ने कहा, ठीक है, जो तेरे साथ रहती है वह लड़की को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वह तेरे पैसों की लालच में तेरे साथ है। उस लड़की के माँ बाप भी काफी लालची किस्म के इंसान है।
तेरी उम्र में और उसकी उम्र में काफी फर्क है। तू 30 साल का है, वह अभी 16 साल की दिख रही है। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और सीधे तरीके से अपने पत्नी और अपने बच्चों को अंदर आने दो, नहीं तो अपना कमरा खाली करवा दूंगी। जो कि तू फैक्ट्री खोलकर बहुत सारे पैसे कमाता है और उस नाबालिग लड़की के साथ रंगलियां मनाता है। फिर आंटी के धमकाने पर जैसे तैसे मुझे वहां रहने दिया, लेकिन एक मजदूर की हैसियत से मैं सारा दिन वहां पर काम किया करती थी। मैं दिन भर उस फैक्ट्री में मजदूर वाला काम किया करती थी। 10 आदमियों का खाना बनाना तीनों टाइम मेरी ही ड्यूटी थी। इतने सारे काम करने के बावजूद भी मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं करते थे और ना ही मेरे बच्चों की तरफ देखते थे और ना ही उन्होंने मुझे सोने के लिए कोई बिस्तर दिया और ना ही पहनने के लिए कपड़े खरीदे। मैं तो मुसीबत में गांव से आई थी। मुझे होश नहीं था कि मुझे कपड़े भी ले जाना है और बच्चे के भी कपड़े ले जाने हैं। अब 10 दिन मेरे और मेरे बच्चे एक ही कपड़े में दिन गुजार दिए। तब एक दिन आंटी की नजर मुझ पर गई। जिस लड़की के साथ मेरे पति रहते थे, उसे तो रोज नया नया कपड़ा, खाने, घूमने, फिल्म दिखाने सब मेरे सामने ही कर रहे थे। तब आंटी ने कहा, वह तो ऐस कर रहा है और तू कुट कुट कर मर रही है। चल तुझे मैं कपड़े दिलाकर लाती हूँ। फिर आंटी ने मुझे और मेरे बच्चों को पुराने बाजार से कपड़े दिलवाए। उस वक्त मेरा लड़का 1.5 साल का था और मेरी लड़की काफी छोटी थी, जो कि 6 महीने की थी। मैं तो अपने पति की हरकतों को देखकर अपना होशो हवास खो बैठी थी। तो उन बच्चों पर भी मैं जरा भी ध्यान नहीं देती थी और बच्चे भी, हमारे घर के बगल में एक मंदिर था जहाँ पे जाकर खेलते रहते थे और उस मंदिर में जो भी भक्त लोग फल वगैरह चढ़ाने के लिए आते थे, मेरे बच्चे वही सब खाकर पूरा दिन उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर खेला करते थे, क्योंकि वह मंदिर मेरे फैक्ट्री के एकदम सामने था। मैंने आंटी के फोन से यहाँ की सारी बातें अपने सास ससुर को बता दिए थे। मेरे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके थे, बेचारा क्या कर सकते थे। सिर्फ मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अभी तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। मैं कुछ ना बोली और फिर मैंने फोन रख दिया। अब मेरे दिन इसी तरह से कट रहे थे। मेरा पति उस लड़की के साथ अपनी सारी हदें पार कर रहे थे और मैं बस चुपचाप देखे जा रही थी। एक दिन अचानक से मेरे भाई को मेरी स्थिति के बारे में पता चल गया। वह मेरे पास चला आया। यहाँ पे आकर उसने मेरे पति के साथ बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी और मुझे कहा कि तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चलना होगा। मेरे पति और मेरे भाई में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन मैंने भाई को कह दिया, अब चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह मेरे पति है और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे भाई मुझसे गुस्सा होकर वहां से चले आए। मेरे पति को तो मुझसे गुस्सा था ही, और अब जब से भाई से लड़ाई हुआ था वह और भी ज्यादा गुस्से वाले हो गए थे। एक दिन तो उन्होंने उस लड़की के सामने ही मुझे खूब जोर से मार दिया। मैं क्या कर सकती थी। मैं बस खून के आंसू पीकर और अपने बच्चों का चेहरा देखकर अपनी जिंदगी काट रही थी। एक दिन रात के 1 बज गए थे और मेरे पति घर पर नहीं थे, ना ही वह लड़की घर पर थी। मैं अपने बच्चों को लेकर कमरे में सो रही थी। उन दोनों की उम्र में काफी फर्क था और लड़की नाबालिग थी। तो अचानक से घर पर पुलिस आ गई। मैंने देखा कि उस पुलिस वालों के साथ मेरे पति और वह लड़की भी थी। पुलिस वाले मुझसे उस लड़की के बारे में जानकारी ले रहे थे। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर पुलिस वालों ने उस लड़की को कहा कि 2 लोगों की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो। तेरी तो अभी शादी हो सकती है, पर इसके तो बीवी बच्चे हैं, इनकी जिंदगी क्यों खराब कर रही है। फिर मेरे पति को कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया। वो लड़की नाबालिग थी, इसलिए उसे जेल नहीं हुई, परंतु पुलिस वालों ने उस लड़की के माँ बाप को काफी धमकाया, इसकी शादी कर दो जल्द से जल्द, क्यों 2 लोगों की जिंदगी खराब कर रही है। अगर इसने बात नहीं मानी तो फिर इसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस के धमकाने से लड़की के माँ बाप काफी डर गए और फिर वह लोग अपनी लड़की को तुरंत गांव लेकर चले गए। आंटी मेरे पति को 15 दिन बाद रिहाई करवा कर ले आई। वह घर तो आ गए थे, लेकिन पागलों की तरह हो गए थे। ना खाना खा रहे थे और ना ही बात कर रहे थे। मेरे से तो पहले भी बात नहीं करते थे। वह एक करवट लेकर जो अपने बिस्तर पर सोते थे, बस सोए ही रहते थे। उन्होंने फैक्ट्री में भी ध्यान देना बंद कर दिया था और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था।
ना ही नहाते थे और ना ही अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे थे। इसी तरह से 3 दिन बीत चुके थे। किस तरह से फैक्ट्री में आगे काम करना है ना ही कर रहे थे और ना ही बता रहे थे। मैं तो उन्हें देख देख कर परेशान हो रही थी। अब आंटी भी उनकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। फिर आंटी मुझे मेरे बच्चों को लेकर एक दरगाह पे आई और मुझे एक पीर बाबा से मिलवाया और मेरे सारे किस्से उस पीर बाबा को सुनाए। फिर वो पीर बाबा मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, मेरी बच्ची, तुम बहुत ही मेहनती हो और बहुत ही बर्दाश्त करने वाली औरत हो। तुम जाओ, तुम्हारा पति तुमसे बात करेगा। फिर मैं और आंटी दोनों वापस फैक्ट्री चले आए। आंटी ने मुझे कहा, बेटा तुम खाना बनाओ और जब तुम्हारा खाना बन जाए तो मुझे बुलाना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और उनको खाना खिलाऊंगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने खाना बनाकर आंटी को बुलाया। आंटी मेरे दोनों बच्चों को लेकर आई और मुझे बोला, तू खाना लेकर चल। फिर हम दोनों उनके पास गए। फिर आंटी ने मेरे पति को समझाया और बोली, बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ और फिर से एक नई जिंदगी अपनी बीवी और बच्चों के साथ शुरू करो। यह दोनों तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यह तेरी बीवी है और तूने ही तो पहले बताया था कि तेरे 4 बच्चे हैं। फिर तू ही क्यों भूल गया? उन्होंने फिर उठकर आंटी के हाथों से निवाला खाया और फिर अपने हाथों से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद फिर से उठे, नहाए धोए और फैक्ट्री को कामों में लग गए। लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की। इस तरीके से मैंने अपने पति की बेवफाई में 4 साल गुजार दिए। समय यूं ही गुजरने लगा था। अब वो मेरे साथ मारपीट तो नहीं करते थे, लेकिन मेरे बच्चों को प्यार भी नहीं करते थे। मैं फिर से दोबारा उस पीर बाबा के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई और उनके सामने बहुत ही रोई। बाबा ने मुझे कहा, तुझे सब्र करना चाहिए, तेरा सब्र का फल तुझे मिल जाएगा। तू जा, अपने पति की बात मान, उनके साथ रह। अब बहुत ही जल्द वह वक्त आने वाला है जब तेरा पति तुझे अपनाएगा। फिर मैं घर आई और ऐसे ही करती रही जैसे मैं पहले करती थी। मैं उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और बस दिन भर अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहती थी। एक दिन मैं आंटी के साथ बाजार गई थी और फिर जब मैं बाजार से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आई तो वह मुझे कहने लगे, तारा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो और देखो, अभी कुछ देर में मेरे दोस्त आने वाले हैं, उसके लिए तुम बाहर से ठंडा खरीद कर ले आओ। और मुझे उन्होंने पैसे भी दिए। मैं तो बस उनकी बात को सुने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने इन 4 सालों में पहली बार मुझसे बात की थी। मुझे उन्होंने काम बताया था। मेरे तो मानो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं जल्दी गई, चाय बनाई और नाश्ते का इंतजाम किया और जो मेहमान आए उसे विदा किया। फिर मैं उनसे डरते डरते पूछा, आज शाम को क्या खाइएगा? फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, जो चाहे बना लो। और मेरे बच्चों के लिए भी पूछा। मेरे बच्चे भी उनसे काफी डरते थे, क्योंकि उन बच्चों ने अपने पापा को हमेशा खूंखार अवस्था में ही देखा था। इसलिए बच्चे डर के मारे उनके पास नहीं जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके अब मेरे पति मेरे और मेरे बच्चे के बिल्कुल करीब आ चुके थे। मुझे मेरा सब्र का फल मिल चुका था। मेरे सारे दुख दूर हो चुके थे। फिर कुछ सालों बाद मेरे पति ने वहीं पर अपना मकान ले लिया और अब हमने वह फैक्ट्री खाली कर दी और अपने मकान में ही अपना फैक्ट्री भी स्टार्ट कर दिया। आंटी ने मेरा बहुत ही साथ दिया था। जब हम लोग वहां पे घर खाली करके जा रहे थे तब आंटी बहुत ही रो रही थी। अब जब मैं अपने पति के साथ रहने लगी तो मेरे और भी 2 बच्चे हो गए। अब मेरे 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। मैंने अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और उन सभी को अपने पैरों पे खड़ा किया। मेरा एक बड़ा बेटा लेखक है और छोटा बेटा ऑफिसर है। मेरी चारों बेटियों की शादी भी बहुत ही अच्छे घर में हो गई है। मेरी बेटियों के पति भी बहुत ही अच्छे हैं और मेरे बच्चों को बहुत ही ख्याल रखते हैं। लेकिन अब मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है, परंतु ननद है जो मेरे साथ ही रहती है और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ। यही मेरी कहानी थी। सच में लोगों ने सही कहा है, सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। आज अगर मैंने सब्र नहीं किया होता, ना जाने मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ भटक रही होती और मेरी दुनिया आज जो खुशनुमा है कब का जहन्नुम बन चुका होता।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।